नमस्कार। मंडे मॉर्निंग नए जोश नई स्फूर्ति के साथ सुबह की शुरुआत आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। स्वागत आप सभी दर्शकों का। पता है आजकल गर्मियों की छुट्टियों का समय है और अगर इन छुट्टियों में हम कहीं बाहर जाने की सोचते हैं ना, तो हमारी तमन्ना होती है कि क्यों नहीं इस बार गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों पर चला जाए। क्योंकि पहाड़ों में रहस्य है, पहाड़ों में रोमांच है, पहाड़ों में शांति है, सुकून है। पर ये जो पहाड़ की चढ़ाई होती है ना, इसमें हर व्यक्ति की अपनी एक अलग अलग कहानी होती है। एक पर्वतारोही जब पहाड़ को देखता है तो उसकी तमन्ना होती है उसके शिखर तक पहुंचने की। एक पर्वतारोही के लिए बहुत ज़रूरी है निडर होना, जुझारू होना, हिम्मती होना। आपको बता दूं कि आज बिहार बिहान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक पर्वतारोही से, एक युवा पर्वतारोही से जो हमारे अपने प्रांत बिहार से हैं। पर फिलहाल आपसे बातें करूंगी जीवन के उतार चढ़ाव की। हमारे जीवन में भी इन पहाड़ों की तरह ना बहुत सारे उतार चढ़ाव भी होते हैं। कभी तीखी नुकीली ऊंचाई भी होती है, तो कभी दुरूह जो घाटियां हैं वो भी दिखती हैं। आरोह अवरोह में जो महापुरुषों के कथन होते हैं वो हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक होते हैं। तो जो हमारा पहला सेगमेंट होता है बिहार बिहान का, आज क्या अनमोल वचन। आइए नजर डालते हैं आज क्या है अनमोल वचन। एक अच्छे अखबार के शब्द अपने आप बोल देते हैं। हमारे साथ स्वागत करिए हमारे युवा पर्वतारोही श्री नंदन चौबे जी का। नंदन जी, बेहद अभिनंदन, स्वागत आपका। सभी को मेरा नमस्कार और मैं दर्शकों को मैं अभिनंदन करता हूं। नंदन जी, आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस एक पर्वतारोही के लिए खास मायने भी रखता है। मैं सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करूंगी, आपसे जानना चाहूँगी क्या कहना चाहेंगे आज के इस विशेष दिन पर। जैसे कि हमारे भारत देश में जी, हर त्यौहार को हर त्यौहार अपने लिए एक खास मायने रखता है। बिल्कुल। वैसे ही हमारे लिए पर्वतों से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हो या फिर दिसंबर में जो आता है माउंटेन डे आता है, वो हमारे लिए बहुत ही खास दिन होता है। क्योंकि ये हमारे चीज़ों को एक फिर से यादगार बनाती है, हमें हम्म, सोचने पे मजबूर करती है कि इन सारी चीज़ों को लेके हम जो हमारी यात्राएं चल रही है, हम्म, माउंटेन्स को लेके, पर्वत को लेके, जी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हम इंसानों को दर्शाती है कि हमारे डेली काम काज की ज़िंदगी के अलावा हमें पर्यावरण, माउंटेन्स, रिवर्स, हिल्स जो है, हम्म, इन पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, शायद यही वजह होंगी। और दूसरी वजह ये है कि इसलिए इसको और ख़ास बनाने में जो जिनका भी योगदान रहा है, जी, वो जी, आज इतिहास के पन्नों में उनको याद करते हैं हम लोग, जो कि तेंजिंग शेरपा साहब बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल से थे और एडमंड हिलेरी साहब जो न्यूजीलैंड से थे। इन्होंने विश्व में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और मुझे ज्ञात है कि 1953 में किन परिस्थितियों में, जहाँ पे बिल्कुल। आपको रिसोर्सेज संसाधन नहीं मिल रहे हैं, और उस वक्त अपने सारी कठिनाइयों को पार करते हुए ये जी, जी, एक नया कीर्तिमान हासिल किया बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर मोटिवेशन भी रहता है कि इस दिवस को हम लोग और एक नई दिशा दे आने वाले जनरेशन को, जी, और नए जो पीढ़ी है उनको इसको भी बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जाए। जी। दो पक्षों के बारे में आपने ज़िक्र किया। एक तो एक ये बात कि जो हमारा ये पर्यावरण है और पहाड़ों की जो इसमें भूमिका है, आज का दिन हमें वो भी याद दिलाता है और जी साथ ही उन महान व्यक्तियों के बारे में भी बताता है जिन्होंने उस वक़्त के दौरान, आपने खुद कहा आप एक पर्वतारोही हैं जी और उस समय कितना मुश्किल रहा होगा इनके लिए माउंट एवरेस्ट को फ़तह हासिल करना। जी उनकी याद भी दिलाता है और ये बताता है कि अगर हम ठान लें तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी अगर मैं बात करूँ आपकी सफलता की, आपकी कहानी की, तो विस्तार में जानने से पहले एक बात का ज़िक्र अपने दर्शकों के साथ भी करना चाहूँगी कि आपने हाल ही में माउंट योनाम और माउंट कनाम, इन दो जो शिखर हैं उन पर फ़तह हासिल की है और साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। जी जी तो मैम।
आंखों देखा हाल सुनाना चाहेंगे जी, जी, अपने इस बेशक, सफ़र बेशक के? मैम। ये मेरे लिए मेरे पूरे जीवन में एक ख़ास पलों में एक बहुत ही ख़ास पल रहा है मेरे लिए। जी। हमने रिसेंटली हमारी टीम के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में माउंट यूनाम और माउंट कनामो पीक है, जिस पे हम लोग हाँ, बैक टू बैक एक्सपीडिशन सा हम लोग चढ़ाई करने वाले थे। उसकी कहानी बहुत रोचक है, क्योंकि जी। पहले हमने प्लान ये किया था कि दोनों माउंटेन पे हम लोग लगातार चढ़ाई करके फिर विश्व रिकॉर्ड बनाएँगे। तो हुँ, पहली माउंटेन जो माउंट योनाम पीक है, उस पे हुआ यूँ कि दल में से कुछ लोग, जैसे हम 2-3, 4-5 लोग पहले पहुंच चुके थे अच्छा। चोटी पे और फतेह हुँ, हासिल की। और हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे वेदर ख़राब हो गया, स्नोफॉल हो गया। जी, जी, जी। काफ़ी लोग बीमार पड़ गए, थके हुए थे। हुँ, बहुत लोग पहुँच नहीं पाए। तो इसका ये रीज़न ये है कि हमने जो प्लान किया था कि वो एक वर्ल्ड का जो अपना एक कंट्री का नेशनल फ्लैग होता है, हुँ, वो सबसे लॉन्गेस्ट फ्लैग को होस्ट करना था। अच्छा। तो ये और वो जो फ्लैग था वो 328 मीटर्स का था। हुँ, तो इसका और बहुत बड़ा होने के कारण हमें टीम चाहिए थी, लंबी टीम चाहिए थी, क्योंकि वहाँ वहाँ पे जो हवा का वेलोसिटी बहुत तेज़ होता है, आपको जगह थोड़ी सी स्पेस होती है वहाँ पे, जी। और उस लंबे फ्लैग को आपको होस्ट करना है वहाँ पे। तो हम टीम का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और इस चीज़ को हम सफल करें। तो अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम तो उस पहाड़ पे जाके सफलता हासिल कर लिए, काफ़ी लोग नहीं कर पाए। तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन पाता है। तो हमारे सेकंड ऑप्शन था कि हमने जो सेकंड पीक माउंटेन ध्यान को रखा चूज़ है। किया था, पीक को हाँ, चूज़ किया था, उस पे और एक मौका है अच्छा। कि हम इसको विश्व रिकॉर्ड बनाए। तो सही सलामत हम लोग नीचे उतारे, जो लोग बीमार पड़ गए थे बीमार या पड़ जो गए थे, आपके साथी थे। एक्लिमेटाइज़ अच्छे से नहीं हुँ, हो पाए थे हुँ, स्नोफॉल के कारण। उसमें रोचक ये बात है कि हमने अच्छा। पूरे स्नोफॉल के दौरान भीगे हुए थे, स्नो से भीगे हुए थे। हुँ, और मुझे लगता है कि करीब-करीब 10 से 12 घंटे तक हम लोग स्नो में फँसे रहे, अच्छा। और पूरी बॉडी हमारी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। उस हुँ, मोमेंट पे हमें ये था कि हमें वापस नीचे उतरना है और बैक टू बेस कैंप जाना था। हालाँकि सब कुछ ठीक-ठाक रहा है, हम लोग सर्वाइव कर गए। उसके बाद जो अगली चोटी थी, उस पे हम लोग स्पीति वैली में है, माउंट कनामो। वहाँ पे हमने सफलतापूर्वक अपनी टीम के साथ अ, विश्व रिकॉर्ड अपने देश बनाया। का झंडा अपने आपने देश का सबसे लॉन्गेस्ट जो फ्लैग था, हुँ, वो हमने होस्ट किया। और मेरे लिए किसी भी माउंटेन पे जाके अपने देश का झंडा को लहराना, मेरे लिए ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, जो कि मैं हमेशा इस पल को जीता हूँ। जी। क्या लंबाई थी? आपने बताया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ये झंडे जो की फ्लैग लंबाई का लेंथ बताना था वो चाहेंगे? 328 मीटर का था। अच्छा, अच्छा। काफ़ी लंबा था, और वहाँ पे हुँ, मुश्किलें इस थी कि हवाएँ इतनी तेज़ चल रही थी, हमारे इस पास जो माउंटेन का जो पीक था वहाँ पे जगह बहुत कम थी। हाँ, ऐसा लग रहा था कुछ हवा के साथ हम लोग गिर जाएँगे। उसको अच्छा। होल्ड करके रखना, और इतनी लंबी थी वो, बहुत मुश्किल था उस चैलेंज को फ़ेस करना। बट जब अब मैं एक सपना देखा है, और एक अच्छा टीम हो आपके पास, हाँ, और सब एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स और क्लाइंबर्स हो, तो कहीं न कहीं ये सबकी भागीदारी है, सबका एक टीम वर्क है जो हमने कर दिखाया। और जी। कई जगह पे आपको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स काफ़ी जगह पे ये दर्ज भी है। और इस तरह से हमने। तो मैं तो आपको सबसे पहले मुबारकबाद देने वाली थैंक यू सो हूँ मच। क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया जी, और अपने साथियों के साथ मिल कर के सहयोग के साथ आपने ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसमें सफलता हासिल की है। जी, हमारे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसा युवा है जो एक छोटे से प्रांत से मतलब बिहार के बक्सर ज़िले से निकल कर के ये पर्वतारोहण के बारे में सोचना, सपने देखना, इसमें आगे जाना कुछ अलग सा लगता है नंदन जी। क्योंकि अमूमन जो हम सपने देखते हैं वो थोड़े इससे अलग होते हैं। आप आज हमारे साथ हैं, तो ये ज़रूर जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए कि नंदन जी को ये कैसे सोचा आपने कि मुझे पर्वतारोहण करना है और मैं पहाड़ों पर फ़तह हासिल करूँगा? जी, मैं शुरू से ही हाँ, पढ़ने लिखने में अच्छा था मैं। जी। मैंने काफ़ी 10th में 12th में अच्छा स्कोर किए थे, पर कहते हैं कि सपने देखना चाहिए और कहीं न कहीं पूरे होते हैं। लेकिन इसका ज़िक्र सबसे पहले मैं हुँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मैं शुरू से ही कहीं न कहीं मेरे रुचि एनवायरनमेंट में ज़्यादा थी। अच्छा। जैसे
हिल्स को लेके, माउंटेन्स को लेके, रिवर्स को लेके, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षित हाँ, करती थी। फैसिनेट करती थी। जी, तो कहीं भी हम लोग जाते थे, मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत अभी भी ज़्यादा बहुत पसंद है फैसिनेट आपको। करती है। मुझे हुँ, क्राउडेड जगह बिल्कुल नहीं फैसिनेट करती है, मैं जाना पसंद भी नहीं करता हूँ। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आकर्षण, मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी, आकर्षण बना रहा और इस चीज़ को मैं दर ब दर, दिन ब दिन मैं एक्सप्लोर करता गया। हुँ। कि और मैं मुझे नहीं पता था कि मैं अपना प्रोफेशनल इस प्रोफेशन में इसमें इसको बनाऊँगा। इसको बनाऊंगा। बट कहीं ना कहीं मेरे मतलब 10th ख़त्म हो गई अच्छे से, 12th ख़त्म हो गए, उसी दौरान कहीं ना कहीं मैं मेरे रुचि जो थी काफ़ी बढ़ गई। तो हुँ, मुझे याद है कि अपने स्कूल के दिनों में मैं एक ऐसे हम लोग रास्ते जाते थे जहाँ पे छोटी मोटी पत्थरों से बड़े बड़े टीले से अच्छा। हुआ करते थे, हुँ, काफ़ी पहले की बात। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे क्यूरियोसिटी लगी कि इससे बड़ा क्या हो सकता है। अच्छा। तो वो चीज़ें मुझे और गहन अध्ययन में लेके गई और फिर सफ़र अपना जारी हुआ। फिर हुँ, मैंने स्टार्ट किया कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाए और इस सफ़र को कहाँ से शुरुआत किया जाए। हुँ, काफ़ी लोग जो हमारे देश में अच्छा पर्वतारोही रहे हैं, वो हमारे लिए अभी भी प्रेरणादायक है। तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें मुझे आज यहाँ तक मुझे खींच के लेके आई है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ कि जो लाइफ लॉन्ग मुझे एक लेसन्स मिलती रहेगी। जब बिल्कुल। तक मेरा शरीर काम करेगा तब तक मुझे लगता है कि आई एम बर्न फ्रॉम माउंटेन्स, क्लाइंब करने के लिए मैं बना हूँ और मैं आउटडोर पर्सन के लिए बना हूँ। आपने पर्वतारोहण की शुरुआत कैसे की? कहाँ-कहाँ से प्रशिक्षण लिया? अब थोड़ी जानकारी चाहूँगी उन पर्वत शिखरों के बारे में बताएँ जिन पर आपने फ़तह हासिल की है। कुछ मुख्य जो पर्वत रहे हैं, जी, मैंने जो जिसको क्लाइंब भी किए, समिट्स भी हुए, हाँ। कुछ समिट्स अनसक्सेसफुल भी रहे हैं, हुँ, जिनमें से माउंट कनामो है, माउंट यूनाम है, स्टॉक कांगरी है, फ्रेंडशिप पीक है, फिर माउंट नून है, फिर आपको माउंट रुदगैरा है। कुछ चढ़ाई मैंने नेपाल में भी की है। अच्छा। उसके बाद ऐसे ही तमाम जो बड़े माउंटेन्स है उसको चढ़ाई मैंने की है। हुँ। अगर बात करूँ तैयारियों की, तो मान लीजिए आपने निश्चय किया कि एक कार्यक्रम बना कि एक ग्रुप के साथ हमें किसी खास पर्वत शिखर पर चढ़ाई करनी है। जी। तो क्या तैयारियां विशेष करते हैं आप एक पर्वतारोही के तौर पर? जी, तैयारी के मामले में देखा जाए तो सबसे पहले जिस माउंटेन पे हमने जाना होता है, तो जी, सर्टेन जी। माउंटेन को हम लोग देखते हैं, उसके बारे में उसको प्रिपेयर करते हैं कि उनके हुँ, एल्टीट्यूड कैसा है, उसका वेदर कैसा है। तो इसके लिए हमें दिल्ली अच्छा। से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो हुँ, कि रेगुलेट करता है इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन। वहाँ से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं उस पर्वत के अच्छा, बारे अच्छा। में कि उसका रूट मैप क्या हो सकता है, वेदर कैसा है, रिपोर्ट कैसा है, परमिशंस हुँ, लेने पड़ते हैं। अच्छा। उसके बाद सर्टेन हाइट, जितना हाइट उसके ज़्यादा होगा उस हिसाब से हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। हुँ, जैसे अगर माना जाए कि अगर आप किसी भी माउंटेन सर्टेन 6000 माउंटेन्स की चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उसके जो प्रिपरेशन हो तो डिफरेंट होता है। अच्छा, अच्छा। वो और 7000 मीटर्स का जो आप माउंटेन्स को चढ़ाई करने जा रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन सबको डिफरेंट होती है। हुँ। डिपेंड करता है माउंटेन टू माउंटेन पे। तो उसी माउंटेन पे कोई ऐसा माउंटेन होता है कि 7000 माउंटेन्स पे है, बट वो मॉडरेट है। अच्छा। लेकिन कोई कोई माउंटेन्स ऐसा होता है कि जो 6000 मीटर के माउंटेन्स है, बट वो डिफ़िकल्ट होता है। हुँ, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी एल्टीट्यूड, उसकी हाइट कितनी है और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वो अच्छा। एनवायरनमेंट कैसा है। जी, तो जी। ऐसा हम लोग प्रिपेयर करते हैं। फिर हमारा राशन का प्रिपरेशन होता है कि हुँ, हम सर्टेन डेज में कितना कितना हमें राशन लगेगा। हुँ, फिर हुँ। हम बॉडी का जो एक्लिमेटाइजेशन है, फिर अच्छा, हमारे इक्विपमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, बिल्कुल। कितनी चीज़ें चाहिए हमें वहाँ पे, हुँ, हमारी टीम जो है उस टीम में कौन इंसान क्या कर सकता है, उस पे अच्छा, क्या अच्छा। क्या स्पेशलिटी है, वो जी। किस चीज़ में माहिर है। जैसे अगर हम लोग किसी क्लाइंबिंग 2-3 तरीके से हो जाती है, जैसे मिक्स क्लाइंबिंग, आइस और रॉक क्लाइंबिंग होती है। अगर जी। किसी चीज़ में वो कोई इंसान रॉक क्लाइंबिंग में निपुण है, हुँ, तो हम उस इंसान को उस चीज़ में आगे लीड रखते करने के हैं। लिए रखते हैं कि आप जी। इस चीज़ में रहिए। कोई मैनेजमेंट स्किल में बहुत अच्छा है। तो हुँ, हमें हुँ, हुँ। एक पूरी ऐसी टीम चाहिए होती है जिसमें हर इंसान कहीं न कहीं अपने प्रतिभा को लेके वहाँ पे आता है। अलग-अलग गुण हैं जी, जी, और उसको एक टीम वर्क की तरह जी, आप करते हैं, जी, मिल-जुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए जी, धीरे-धीरे, कदम दर कदम बढ़ते चले जाते बढ़ते हैं चले और जाते हैं। अंततः आप शिखर पर फ़तह हासिल करते हैं। जी, जो हमने अमूमन देखा है एक पर्वतारोही को जब हम देखते हैं तो एक जो तस्वीर आती है ना, उनकी पीठ पर एक बहुत बड़ा बैग सा होता है और वो लगातार चारों तरफ बर्फ़ गिरी होती है और पर्वतारोही ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है। जी।
आपने ये अनुभव किया है, हमने सिर्फ तस्वीरें देखी हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि कैसी समस्याएं होती हैं नंदन जी? आसान नहीं है ये आ, कार्य। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे है जी और हाँ। मैं उन पलों को याद करके थोड़ा सा सिहरन मुझे हो जाती है कि हुँ, सोचिए कि जो इंसान, दो ऐसे इंसान जिन्होंने 1953 में एवरेस्ट एक्सपीडिशन स्टार्ट किया और उस सपना को साकार किया और उन्होंने पहली बार एवरेस्ट पे फतेह हासिल फतह की। हासिल पाई। जी। तो उनके पास वो रिसोर्सेस जो नहीं थी, हमने डॉक्यूमेंट्रीज उनकी देखी है जो कि उस हुँ, हालात में उन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया है। और आज के समय में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक गैप आ गया है समय को देखा बिल्कुल। जाए। और आज हमारे पास सुविधाएँ भी लगभग बढ़ गई हैं। लगभग हर सुविधाएं हमारे पास है, चाहे वो जी, रेस्क्यू को लेके हो, चाहे हमारे पास एक कम्युनिकेशन को लेके हो, वो सारी बिल्कुल। चीज़ें हमारे पास शेरपास आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वो कहीं न कहीं हर माउंटेन अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारे आती है वहाँ पे। हुँ, आपको वेदर का कोई ठिकाना नहीं होता है पता कि नहीं कब क्या होता। हो सकता है आपके साथ। आपके प्रिपरेशन में थोड़ी-सी चूक होती है तो आपका हर्जाना भरना पड़ता है। हुँ, और हमारे साथ काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे हमारी जो सफ़र रही है वो अनसक्सेसफुल रही है। तो कहीं न कहीं ये जो प्रॉब्लम्स आती है, उस हुँ, प्रॉब्लम्स को अल्टीमेटली आपको फेस करना होता है। आपको पता चलता है कि आप अचानक से आप स्नोफॉल में हैं, अच्छा। बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही है, क्लाइमेट कंडीशंस जो है आपको उसको फेस करना है। कहीं न कहीं आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है वहाँ पे कि जी। इन चीज़ों को आदत आपको लगानी पड़ती है कि इनको फेस किया जाए। तो जब तक आपके पास वो डर ख़त्म हो जाएगा। डर पर जीत हासिल करने की एग्ज़ैक्टली। जो बात तो है। कहीं न कहीं आप उस चीज़ हुँ, पे उस चीज़ को हावी कर जाते हैं और कहीं न कहीं आपको सफलता मिल जाती है। और फिर आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मौसम ही विपरीत है तो क्या हुआ, मैं इसका सामना करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। क्योंकि मुझे लगता है नंदन जी, वो दिखता होगा वो शिखर जहाँ आपको पहुँचना है, आपका लक्ष्य जहाँ आपको पहुँचना जी, है। जी, हुँ, वो मोटिवेशन हमारे अंदर रहती है, चाहे वो माउंटेन की हमें पीक टॉप दिखे ना दिखे, क्योंकि वो सफ़र बहुत लंबा होता है। हुँ, हुँ, हुँ। हमें सिर्फ़ 200-300 मीटर क्लाइंब करने के लिए, हाइक करने के लिए जी। हमें काफ़ी टाइम लगता है। हो सकता है 10 घंटे भी लग जाए, हो सकता है जी, पूरे जी, दिन जी। लग जाए। तो कहीं न कहीं ये जो जर्नी रहती है, जो सफ़र रहता है, वो हुँ, मोस्टली चैलेंजिंग होती है। उसमें आपको कभी-कभी खाना भी नहीं मिल पाता है, अच्छा, कभी-कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको पानी भी नहीं मिल पाता है, तो आपको बर्फ़ लेके उस चीज़ को अच्छा। आपको सेवन करना पड़ता है, गुज़ारना पड़ता है। तो एडवेंचर इसलिए चूज़ किए हमने कि कहीं न कहीं मुझे इन सारी चीज़ों में थ्रिल मिलती है। कहीं न अच्छा। कहीं इसमें मुझे मज़ा आता है, तभी शायद वहाँ तक पहुँच तो गया। इसी दौरान एक सवाल और आपसे पूछ लेती हूँ, और जी। मैं ये जानना चाहूँगी, कोई ऐसी घटना जो आपके ज़हन में है, जो बहुत विषम परिस्थितियाँ थी, आपने उसका सामना किया और आप आगे बढ़े? कोई एक ऐसा एक अनुभव साझा करना चाहेंगे? अ, वैसे तो काफ़ी सारे किस्से, हम जब भी माउंटेन्स में जाते हैं, हर एक जी, सफ़र अपना एक किस्सा छोड़ जाता है, मेमोरी छोड़ बिल्कुल। जाता है। तो हुँ, उनमें से एक किस्सा ही ऐसा है कि माउंट रुदगरा एक्सपीडिशन में था जी, और उसके पैरेलली माउंट नून एक्सपीडिशन में था। वहाँ पे ऐसा हुआ कि हम बेस कैंप तो चले गए। हाँ, जो डिफ़िकल्ट सबसे पार्ट है बेस कैंप का है। बेस कैंप के अच्छा। बाद थोड़ी-सी ईज़ी है, फिर डिफ़िकल्ट पार्ट है। वहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारे पास जो राशन थी वो कम पड़ गई, क्योंकि हुँ, हम स्नोफॉल में फँसे फँस हुए चुके थे। थे। जैसे हमने प्लान किया था कि चलो हमें हमें 15 दिन के अंदर इस चीज़ को ख़त्म करना है। लेकिन आप एक ही जगह पे आप 4 दिन अटक गए हैं, रुके हुए हुँ, हैं, स्नो फॉल होती जा रही है, जो बर्फ़ का लेयर वो बढ़ता जा रहा है, हाइट बढ़ता जा रहा है, डिपॉज़िट होते जा रहा है, हमारे टेंट के ऊपर चला गया, फिर वो कुछ टेंट टूट भी गए। तो कहीं न कहीं आप अपना टाइम, जो इन्वेस्टमेंट था, वो आपको आगे जाने के बदले एक ही जगह पे आप स्टक होके 3-4 दिन बिल्कुल, खत्म हाँ, हो गए। हाँ, तो उस दिन, उतने दिन का हमारा जो राशन था, वो वो खत्म हो खत्म हो गया, गया। क्योंकि अच्छा, अल्टीमेटली हमें खाना तो पड़ेगा। जी, तो कहीं न वो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि जब हम लोग समिट पुश के लिए निकले हुँ, या फिर आगे जर्नी के लिए कैंप 3 और 4 के लिए निकले, 3 के लिए निकले, तो हमारे पास एनर्जी के लिए कुछ भी नहीं था। बस हुँ, एक मोटिवेशन था कि हमें जाना है। मुझे क्या अभी भी बात याद है। है कि मेरे जेब में एक चॉकलेट पड़ा हुआ था जिस दिन हम लोग निकल रहे थे कैंप हुँ, 2 से कैंप 3 के लिए। उस चॉकलेट को मैंने बस लिख करके चाट के अच्छा, मैंने 10-12 घंटे गुज़ारे कि मेरे पास हाँ, यही है और उसको आधे 1 घंटे में बस उसको चाटना है और लिख करना है, फिर मैंने जेब में रख लेता था। तो कहीं अरे! न कहीं ये थोड़ी-सी अटपटा लगेगी, बट हमारे लिए एक आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ क्लाइंबिंग है कि हुँ, हम विषम परिस्थितियों में कैसे खुद को खड़ा रख सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया मुझे, मैं जो आपको
को सुनने के बाद महसूस कर पा रही हूँ कि ना सिर्फ ये पर्वतारोहण हमें पर्वतों के शिखर तक पहुँचाता है, पर ये जो प्रक्रिया है वो हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। जी, जीवन जीने की कला कह लीजिए, विषम परिस्थितियों में जीने की कला कह लीजिए, जी, अंदर से मन को मजबूत करके आगे बढ़ते चले जाना, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम करते चले जाना बहुत कुछ सिखाती है। जी, अगर मैं सिखाता अगर मैं पर्वतारोहण की बात करूँ तो आपने काला नाग पहाड़ी पर भी विजय हासिल करी थी, है ना? जी, जी। तो ये जो विशेष आपकी यात्रा थी वो कैसी थी और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या अनुभव किया? और एक बात और ज़रूर बताइएगा कि जब आप शिखर पर पहुँचे, तब कैसी अनुभूति हुई थी? सबसे पहले मैं जो ब्लैक पिक था वो हुँ, शायद मैंने लास्ट ईयर एक्सपीडिशन को प्लान किया था। हमने हुँ, कुछ टीम के साथ हम लोग वहाँ पे गए थे और उस टीम में ऐसा हुआ था कि सेम सिचुएशन था। हम बस जी, लास्ट के कुछ कह सकते हैं समिट के एक दिन पहले तक वहाँ पे अभी अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही थी जी, जी। और वो समिट पुश उसका बहुत हार्ड है हुँ, क्योंकि वो बहुत लंबा रास्ता है कि हम लोग बेस कैंप उसके बाद समिट कैंप पे जब गए थे वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी की क्योंकि पानी तो बिल्कुल नहीं था, पूरी जमी हुई थी। तो हमें मुझे याद है कि उस रात जब हम लोग रात में शाम में हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे समिट कैंप हुँ, और हमारे पास पानी नहीं थी। जो अदर टीम्स आए हुए थे, कुछ नए लोग भी आए हुए थे, टीम में हमारे थे, उनको वाटर बॉईल करना नहीं आता था। तो मुझे याद अच्छा, है कि मुझे रात में 11 बजे समिट पुश के लिए निकलना है और मुझे ही सबको मेरी टेंट में जितने लोग थे उनको मुझे पानी गर्म करके आगे के लिए देना था। उस रात में बिना सोए हुए समिट के लिए निकला हुआ था। जी। तो वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहा है और उस एक्सपीडिशन में मैं 6100 मीटर तक क्लाइम कर पाया अच्छा, था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसा कि आपने स्वयं ही कहा कि जो हर चढ़ाई होती है, अपने आप में बहुत सारे किस्से भी उसके साथ जुड़े रहते हैं, जी, बहुत सारा अनुभव भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी माउंट एवरेस्ट के बारे में, क्योंकि हर पर्वतारोही के मन में वो लक्ष्य ज़रूर होता है। हुँ। क्या प्लानिंग है आपकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए? जी, सबसे पहले कि एक सफ़र की शुरुआत तो खुद से स्टार्ट होती है और जो हुँ, विज़न हम लोग देखते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, वहाँ तक पहुँचने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। हुँ, मुझे लगता है कि मैं अपना 100% देता हूँ। मैंने जी, ट्रेनिंग्स ले रखी है, मैं प्रिपेयर होता हूँ हर माउंटेन के बिल्कुल। लिए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम एज़ अ पर्सन, एज़ अ माउंटेनियर 2 जगह बैटल मिडिल क्लास एक फैमिली से आना भी हुँ, एक कहीं न कहीं कारण ये भी रहता है कि क्योंकि वर्ल्ड का सबसे एलाइट एडवेंचर स्पोर्ट्स है माउंटेनियरिंग जी, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है। तो हुँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च भी लगते हैं। अब एक सर्टेन एक्सपीडिशन को प्लान करते हैं उसमें लाखों खर्च लग जाते हैं। तो ये अपने घर से हमेशा इन्वेस्टमेंट करना ये अपने आप में बहुत संभव एक भी नहीं होता है। डिफ़िकल्ट चैलेंज है। हुँ, हुँ, तो मुझे याद है कि इसमें आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए। मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैं माउंट कानामो पीक के लिए मैं गया हुआ था। अच्छा, लास्ट मोमेंट तक मेरे पास रिसोर्सेस बिल्कुल नहीं आ पाए थे, स्पॉन्सर्स हुँ, नहीं मिल सपोर्ट नहीं मिल पाया था। बट मैं अपने तरफ से प्रिपेयर्ड था कि मुझे जाना है और करना है। तो मुझे लास्टली एक सपोर्ट मिला जागृति त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से और फिर वो मुझे सक्सेसफुली हमने आपने वर्ल्ड उसको रिकॉर्ड हैंडल बनाया और किया। कर पाया। हुँ, तो ऐसे ही किस्सा है कि मैं अगले साल एवरेस्ट 2024 के लिए रेडी हूँ अच्छा, और मैंने ट्रेनिंग्स भी ले रखी है बट इंतज़ार है कि ये सपना मेरा कब पूरा होता है। मैं इस साल भी मेरे कुछ एक्सपीडिशंस है कि हुँ। जो मैं आपने एवरेस्ट तक रसिया के बारे में भी ज़िक्र जी, किया जी। था कि जहाँ आप जाने वाले हैं। इस साल मेरा 3 से 4 बड़े एक्सपीडिशंस हैं जो कि अच्छा, 7000 मीटर्स के हैं हुँ, और इंटरनेशनल माउंटेन्स को भी क्लाइम करने का है। जी, तो जी, कहीं न जी। कहीं ये सारे मेरे कदम पे कदम लगा के मेरे हुँ। एवरेस्ट के नज़दीक जाते रहा हूँ मैं। आप न सिर्फ पर्वतारोहण करते हैं नंदन जी, बल्कि युवाओं के लिए भी आप काम कर रहे हैं, उनको जी, प्रेरित भी आप कर रहे हैं। मैं उसके बारे में भी अपने दर्शकों के साथ ज़िक्र करना चाहूँगी। आप नेशनल यूथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जहाँ आप जी, युवाओं से मिलते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और बहुत कुछ बातें बताते हैं। थोड़ी चर्चा उस बारे में भी करें। जी। नेशनल यूथ प्रोजेक्ट जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अभिन्न विंग है जो कि यूथ पे काम करती है। जी। और इसकी जो फाउंडेशन रहा है डॉक्टर सुब्बा राव जी थे जिसे हम लोग भाई जी कहते हैं। हुँ, उनके दिया हुआ ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने इतनी प्रेरणा दी है कि बच्चों को अलग-अलग जगह से मैं पिछले मुझे लगता है 4-5 महीनों में मैं काफ़ी सारे कैंप कर चुका हूँ अलग-अलग अच्छा, अच्छा। स्टेट में, अरुणाचल में, उड़ीसा में
गुजरात में, फिर आपका दिल्ली में। अभी रिसेंटली मैं परसों ही दिल्ली में कैंप ख़त्म करके आया हूँ। जी जी। तो चीज़ें ये है कि हम अपने यूथ को किस तरह लेके जा रहे हैं, किस तरह हम उनको दिशा दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत मैटर रखता है कि एक एजुकेशन के साथ हम नेशनल बिल्डिंग में अपना योगदान देना चाहिए, स्पेशली हमारे यूथ को, कि अरे, हमारा और मैं देश। कहूँगी नंदन जी कि इस पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप मिलते हैं उनसे, उन्हें प्रेरित करते हैं। जी पर यहाँ साथ ही एक छोटा सा सवाल और आपसे, जी मैम। क्योंकि आप बिहार से हैं, जी। और यहाँ कैसे पर्वतारोहण को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए संक्षेप में क्या कहेंगे? इसके लिए मैम कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के होने के साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि स्पोर्ट्स जो है, किसी भी इंसान है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हैं, स्पोर्ट्स इंसान में एक अजीब तरह का डिसिप्लिन देती है, बिल्कुल अपने सही। जीवन में डिसिप्लिन देती है। कहीं ना कहीं आपका मेंटल जो हेल्थ है वो कहने कि बहुत स्ट्रांग होता है। और ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के थ्रू आता है। आप जो भी अच्छे प्लेयर्स हुए हैं, जो अलग अलग स्पोर्ट्स फील्ड से आते हैं, उनको देखिए कि उनका जो दिनचर्या होता है, उनका वे ऑफ थिंकिंग होता है, ये बहुत ही बिल्कुल अलग होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भी जो राज्य है, सरकार से निवेदन भी करता हूँ कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का जो अवेयरनेस है, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बच्चों में दिलचस्पी दिखाए। और मैं बिहार में ही स्पोर्ट्स अवेयरनेस को लेके भी काम कर रहा हूँ मैं, और अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में इस चीज़ का मेक इट पॉसिबल करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया मैंने। आप उस पे उसके काम थ्रू कर रहे हैं। बच्चों से मिल रहा हूँ, जो यंग जनरेशन, उनसे मिल रहा हूँ मैं। बहुत कि बड़ी बात आपने जी कही, और नंदन जी मुझे अच्छा ये लगा कि आप अपने स्तर पर भी कोशिश कर रहे जी हैं, और ये जो माउंटेनियरिंग है इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। आप ऐसे ही पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आगे बढ़ते चले जाएं, नए नए शिखरों पर कीर्तिमान स्थापित करें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका आज मैम। वक्त जी निकालने के लिए। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की श्री नंदन चौबे जी से, उनके पहाड़ों पर चढ़ने के अभियानों के बारे में जाना। दुरूह होती है प्रक्रिया, कठिन होती है, पर असंभव बिल्कुल नहीं होती है। नए नए तगमे मिलते हैं, नए नए शिखरों को आप फतह करते चले जाते हैं, पर तैयारी की ज़रूरत ज़रूर होती है। थोड़ी तैयारी हम भी करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम। इसके लिए आप हमें ईमेल भेजें, हमें ख़त लिखें, बताएं क्या देखना चाहते हैं बिहार में। नोट करिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com।